हेलो विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा जो कि न्यायपालिका की एक अहम शक्ति है उसके ऊपर चर्चा की थी। आज हम जो एक ऐसी शक्ति के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि न्यायपालिका की है और न्यायिक समीक्षा की शक्ति के तहत ही प्राप्त है, और दूसरे शब्दों में कहें तो जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है उसका अगला विकसित चरण उसको हम कह सकते हैं, जिस न्यायिक सक्रियता। तो न्यायिक सक्रियता से तात्पर्य है कि न्यायपालिका द्वारा लोगों के प्रति सरकार के जो अन्य अंग हैं उन अंगों के द्वारा जो निभाए जाने वाले जो संवैधानिक दायित्व हैं उनको पूरा करने के लिए न्यायपालिका तब सक्रियता दिखाती है या एक तरीके से दबाव डालती है तब जब वो अन्य अंग उनको करने में असक्षम महसूस कर रहे हों या अपनी असक्षमता जाहिर कर रहे हैं, या एक तरीके से उनके जो दायित्व हैं संवैधानिक रूप से जिससे कि सर्वहित की प्रधानता साबित हो या सर्वहित का जो शुभ है वो प्राप्त हो और उसको प्राप्त कराने में वो नाकाम साबित हो रहे हैं। तो इस दृष्टि से जो न्यायपालिका है इस संवैधानिक दायित्व को पूरा कराने के लिए उन पर दबाव डालती है। तो एक दृष्टि से ये लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सहायता प्रदान करता है और कानून के शासन के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत करता है। तो यदि साधारण अर्थों में देखें तो जो न्यायिक सक्रियतावाद है उसके अंतर्गत असंवेदनशील और अनउत्तरदायी जो प्रशासन है उसको अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए न्यायपालिका द्वारा दबाव डालना जिससे कि लोगों के हितों की अनदेखी न हो सके। तो न्यायिक सक्रियता न्यायिक दबाव के अर्थ में समझते हुए इतना कह सकते हैं कि कार्यपालिका और जो व्यवस्थापिका है वो संविधान के द्वारा सौंपे गए कार्यों को कानून के शासन के द्वारा एक न्यायपालिका द्वारा दिया गया निर्देश मात्र है। तो न्यायिक सक्रियता यदि भारतीय दृष्टिकोण से हम समझें तो ये एक ऐसी परिघटना है जो कि 1970-80 के दशक में न्यायाधीश PN भगवती, कृष्णा अय्यर, इन न्यायाधीशों ने इसको काफ़ी लोकप्रिय बनाया, जिसके माध्यम से देश का प्रशासन अपने कार्यों को नज़रअंदाज करने से लोगों को होने वाली पीड़ा को कम करना सुनिश्चित इसके माध्यम से किया जा सका था। तो जो न्यायिक सक्रियता है वो न्यायिक समीक्षा की शक्ति से ही उत्पन्न एक शक्ति है जो संविधान में न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 32 में अंतर्निहित है और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा प्रयुक्त की जाती है, और जिसमें लोकहित में जो वाद है उसने न्यायिक सक्रियता की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक बड़ा फेमस केस हुआ हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1979। तो लोकहितवाद के मामले में यह प्रथम मामला उठा और दोनों ही एक अन्य केस भी हुआ सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1982। तो इन दोनों ही मामलों में जेलों में बंद जो कैदी थे उनको मुक्त करवाने से संबंधित जो याचिकाएं जो वाद थे वो लगाए गए। तो जब इनमें न्यायपालिका को एक सकारात्मक परिणाम लोगों को दिखने लगा तो आगामी दशकों में जनहित में वाद की बढ़ती संख्या की वजह से न्यायिक सक्रियता पर काफ़ी बहस हुई और उसकी आलोचना भी होने लगी। ये वाद ऐसे थे जिसमें जेलों में ऐसे कैदी बंद थे जो छोटे छोटे जुर्मों पर काफ़ी लंबे समय से उनमें सज़ा भुगत रहे थे और उनका बड़ा दयनीय जीवन था और बड़ा नारकीय जीवन था। उनको वो तमाम मूलभूत सुविधाएं जेलों के अंतर्गत नहीं मिल पा रही थी जिनके वो हकदार थे। तो इस दृष्टि से जो न्यायपालिका है उन्होंने प्रशासन का इस ओर ध्यान दिलाया कि आप जो व्यक्ति है उसको जीवन जीने का तो अधिकार है, कम से कम वो सुविधाएं मुहैया करवाएं। तो इस दृष्टि से जो न्यायिक सक्रियता है वो एक सामाजिक जो नीतियां हैं उनके पक्ष में जो न्यायिक जो मिसाल है उसको साबित करती हैं और सोशल इंजीनियरिंग के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं उनको चिन्हित करने का कार्य करती हैं। अब न्यायिक सक्रियता के यदि हम लाभ देखें
तो इसमें व्यक्तियों के साथ साथ विभिन्न जो समूह हैं उनके भी अदालत में जाने का अवसर मिलता है। इससे न्याय की आम जन तक पहुंच बनती है। न्याय व्यवस्था का स्वरूप इससे लोकतांत्रिक होता है। कार्यपालिका और जो व्यवस्थापिका है वो अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाने हेतु बाध्य होती हैं या बाध्य हुई हैं, और प्रशासन ज़्यादा उत्तरदायी और संवेदनशील बना है। जो आम जनता है वो न्यायालय के प्रति उनमें विश्वास की दोबारा से बहाली हुई है। चुनाव प्रणाली ज़्यादा मुक्त और निष्पक्ष बनी है, क्योंकि जहाँ भी प्रशासन की लापरवाही या अनुत्तरदायी या कम संवेदनशीलता देखने को मिलती है, वहीं न्यायपालिका अपनी सक्रियता दिखाकर और बढ़ चढ़कर जो प्रशासन के जो अंग है, खास करके कार्यपालिका, उनको निर्देश जारी करती है कि आप जिस दायित्व के लिए बने हैं उन दायित्वों को पूरा करें। तो ये वो लाभ हैं जिनके माध्यम से जो न्यायपालिका है उसकी जो विश्वास बहाली है वो लोगों के मन में वापस से हुई है। नहीं तो न्यायपालिका में जो न्याय मिलने की जो देरी है उसके कारण काफ़ी बार उनको आलोचना का शिकार होना पड़ता है, लेकिन इन पहलुओं के माध्यम से वापस से न्यायपालिका ने लोगों के मन में अपनी विश्वास जगाया है। यदि हम इसके नकारात्मक प्रभाव देखें या हानि देखें न्याय सक्रियता के, तो पहला जैसे जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वो इससे संकट में पड़ गया है। साथ ही शक्ति संतुलन का भी सिद्धांत इससे संकट में पड़ गया है, क्योंकि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत यानी शासन के जो तीनों अंग हैं वो अलग अलग रहते हुए, स्वायत्त रहते हुए अपने अपने क्षेत्र से संबंधित जो कार्य हैं उनको वो करते रहें, एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करें। लेकिन यहाँ देखने में आता है कि न्यायपालिका जो विधायिका और जो कार्यपालिका है उनके मामलों में हस्तक्षेप करती है। एक इनसे न्यायालयों पर जो कार्यभार है उसमें बढ़ोतरी हुई है, अंबार लग सा गया है, क्योंकि अब लोगों को लगने लग गया कि अब हमें न्याय इतना सुलभ हो चुका है, तो इससे लोकहित जो वाद है उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिससे जो न्यायपालिका अपने जो रूटीन के जो कार्य हैं उनको नहीं कर पा रहे हैं और इनकी संख्या की बढ़ोतरी हो रही है। अनुत्तरदायी और जो असंवेदनशील सरकारी अंग है उनके हाथ में भी ये शक्ति एक तरीके से आ गई है। अंत में जो सरकार के अंगों के मध्य जो उत्पन्न शक्ति संघर्ष है उससे लोकतंत्र की जो कार्य प्रणाली है या कार्यकारण प्रणाली है वो एक तरीके से इससे प्रभावित हुई है कि जो शासन के जो अंग हैं उनका विषय क्षेत्र बिल्कुल अलग हैं, वो उनमें रहकर दायरे में रहकर अपने अपने क्षेत्र के कार्यों का यदि वो निपटान करें तो इस प्रकार से लोकतंत्र कार्यकारिणी प्रणाली इससे प्रभावित हुई है। लेकिन जितने भी जो नकारात्मक प्रभाव हैं उसके बावजूद भी न्यायपालिका के द्वारा सरकार के उन अंगों को अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाने के प्रति सचेत करना और कानून के शासन को मान्यता प्रदान करना, ये लोकतंत्र के स्वस्थ एवं सफल संचालन के लिए जरूरी है। लेकिन न्यायपालिका को भी अपनी जो संवैधानिक सीमाएं हैं और लोकतांत्रिक जो बाध्यताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए निर्णय करना चाहिए, ताकि जो भारतीय लोकतंत्र अब सफलतापूर्वक अपना कार्य करता रहे। क्योंकि यदि सरकार के अंगों के मध्य शक्ति के विभाजन को लेकर विवाद अधिक बढ़ता है तो इससे भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था और जो खासकर की जो नागरिक है या आमजन है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। और इसमें जो जस्टिस वर्मा हैं उन्होंने कहा भी है कि न्यायपालिका को जो अति सक्रियता का प्रदर्शन करना स्वयं न्यायपालिका के हित में नहीं है, उसे जनता की भावनाओं और संवैधानिक दायित्वों तथा शासन प्रणाली के स्वरूप को मद्देनज़र रखते हुए ही अपनी सकारात्मक भूमिका को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि समाज को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। तो इस दृष्टि से न्यायिक सक्रियता जो कि न्यायिक समीक्षा का ही एक अगला चरण है, जिसके माध्यम से लोगों को जो सामाजिक न्याय है उसकी प्राप्ति अधिक होती है। और लेकिन न्यायपालिका को जैसा जस्टिस जो वर्मा हैं उन्होंने अपनी टिप्पणी में कहा, उससे अति सक्रियता से बचते हुए और लोगों की जो जिससे लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए जिससे कि समाज को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके और जो जनता की जो भावनाएं हैं और जो संवैधानिक दायित्व हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही अपनी सक्रियता का प्रदर्शन करना चाहिए, जिससे कि लोगों को जो सामाजिक न्याय है उनकी प्राप्ति हो सके। तो ये न्यायिक सक्रियता
का सिद्धांत है, जो कि न्यायपालिका के नए रूप में देखने को हमें मिलता है। न्यायपालिका की जो कार्यशैली है उसके एक नए रूप में हमें ये देखने को मिलता है कि न्यायपालिका ने केवल न्याय, क्योंकि परंपरागत रूप से न्यायपालिका का जो आदर्श और सिद्धांत ये है कि न्याय उसे मिलना चाहिए जो न्यायपालिका के पास आए। यहाँ से न्यायपालिका के इस आदर्श में थोड़ा बदलाव आया है, जिससे कि न्यायपालिका ये नहीं कि जिस उनके पास आएगा उन्हीं को न्याय मिलेगा। न्यायपालिका अपने संज्ञान में लेकर भी न्याय को वितरण कर सकती है। तो ये न्यायिक सक्रियता जो टॉपिक है आपके, वो न्यायिक सक्रियता जो कि न्यायपालिका का एक अहम शक्ति अब बनता जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।